पापा की लाडली बेटी महक अपने घर को विदा हुई, यानी कि ससुराल को। आंखों में ढेर सारे सपने, पापा की नसीहतें। देखो, अब तुम्हारा घर वही है जहाँ तुम जा रही हो। कभी मायके से ससुराल को कंपेयर मत करना कि मायके में ऐसा था, यहाँ ऐसा नहीं है। हमने तुम्हारी शादी अपने से बीसे घर में ही की है। वहाँ तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। घर में सास तो है नहीं, एक देवर बाहर नौकरी करता है, दूसरा पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता है। ससुर जी भी अच्छा खासा कमाते हैं, लड़का भी अच्छा कमा रहा है और जमीन जायदाद भी अच्छी है। मतलब कुल मिलाकर यह कि तुम्हारी 5 उंगलियां घी में रहेंगी, ना कोई जिम्मेदारी और ना ही कोई परेशानी। माँ भी बीच बीच में समझाती, देखो बेटा, बिना माँ के बच्चे हैं, ध्यान रखना, बढ़िया बढ़िया बनाकर खिलाना पिलाना, सुबह से नहा धोकर तैयार हो जाना। वहाँ सास तो है नहीं जो ये सब बताएगी, और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में हमारा नाम खराब हो। भाई लोग भी इन बातों का लुत्फ लेते और महक की खूब टांग खिंचाई करते, कहते यहाँ जैसा उल्टा सीधा मत पकाना कि वे तुझे वापस छोड़ जाएं। पापा ने बड़ी मुश्किल से दहेज का इंतजाम किया है, दोबारा हमारे बस की बात नहीं है। महक कभी हंसकर कभी बनावटी गुस्सा दिखाकर वहाँ से निकल जाती। इन्हीं सब बातों में 2 महीने जाने कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। विदा की घड़ी आ गई। आंखों में आंसू लिए महक चली जा रही थी नए सफ़र पर, अपने हम सफ़र के साथ। हृदय में खुशी और डर के बीच हिचकोले भर रहा था। घर पहुंचकर सभी एकत्रित महिलाओं ने रीति रिवाजों का सहारा लेकर अपनी अपनी तरह से ठोक पीट कर देखा, वही जो अमूमन सभी नवविवाहिताओं के साथ होता है। पर यहाँ अंतर यह था कि सास के ना होने से सभी अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रही थी। ध्यान रखना, तुम इस घर में माँ बनकर आई हो, क्योंकि बड़ी भाभी तो माँ जैसी होती है। अब तुम्हें सारा घर संभालना है। घर की छोटी बड़ी सभी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देना, यह सब तुम पर निर्भर है। इन बेचारों का अब तुम ही सहारा हो। महक भी बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनकर सिर हिला रही थी। अब तक तो रात हो चुकी थी। महक का थकान की वजह से बुरा हाल था। साथ ही पापा की नसीहतें और माँ की समझाइश उसे हर पल याद दिलाती कि उसे हर संभव सबको खुश रखना है, बिना किसी कंपैरिजन के। और फिर यह काम मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि सास तो थी नहीं जो उसे टोका टाकी कर परेशान करेगी, और बेचारे बिन माँ के बच्चे। जमाने के साथ मायके वालों की सहानुभूति उनके साथ थी। रात में जब वह कमरे में गई, उसने सोचा अब वह आराम से सो सकेगी। सुबह से अभी तक किसी ने उसकी तकलीफ जानने की कोशिश नहीं करी थी। ये विचार उसके दिमाग में चल रहे थे कि पतिदेव ने कमरे में प्रवेश किया। महक सिमट कर बैठ गई। वह बोले, वैसे तो तुम ही समझदार हो, फिर भी अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि तुम इस घर में सबसे बड़ी हो। बड़ों जैसा व्यवहार रखना, क्योंकि पीछे आने वाली भी तुम्हारा ही अनुसरण करेंगी। हम लोग 1.5-2 साल हुए इस नए शहर में आए हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच कर आए हैं, जिससे मकान खरीद लिया है। और पापा की भी कोई इनकम नहीं है, 1-1.5 हज़ार मुश्किल कमा पाते हैं। छोटे भाई को तो हमने कह दिया है कि तुम तो अभी ऐश करो, और बीच वाला वो तो इस घर में मेहमान है, कभी कभी आ पाता है, उसका ध्यान रखना। और तुम्हें भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जोर से मत हंसा करो। चप्पल पहन कर चलती हो तो आवाज़ बहुत होती है, इससे अच्छा घर में चप्पल मत पहनो, जरूरत भी क्या है। और चूड़ियों की जगह कड़े पहन लेना। बोलना तो वह भी बहुत कुछ चाहती थी, पर माँ बाप की सीख ने उसे चुप करा दिया। अगले दिन महक अल सुबह नहा धोकर बाहर आई। देखा सभी सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद ससुर जी उठे। महक को देखकर बोले, अरे तुम उठ गई? महक बोली, जी बाबूजी। वे उठे, हाथ मुंह धोकर चाय पीने बैठे। मुझसे बोले, आओ बैठो, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। महक बैठ गई। ससुर जी ने कहना शुरू किया, देखो, इन बच्चों की माँ के निधन को 3 साल हो चुके हैं। तब से मैं ही इन बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ। मैं इन बच्चों का बाप और माँ हूँ। तुम ऐसा कुछ न करना जिससे ये बच्चे अपनी माँ को याद करें। महक सुनकर सक पका गई, ये बच्चे हैं तो मैं क्या हूँ? मैं तो इस घर में उम्र में सबसे छोटी हूँ। खैर, ससुर जी आके बोले, देखो, हमारे घर में जो सबसे छोटा बेटा है ना,
उसी की सलाह से सारे काम होते हैं। दोनों बड़े भाई भी उसकी बात मानते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। और हाँ, रात में बादाम खसखस भिगो कर रख देना। छोटा वाला उठे तो उसके लिए पीस कर हलवा बना दे। आज से तुम्हें ही ये सब करना है, याद रखना। 10 बजे के बाद तीनों बेटे आध पौन घंटे के अंतर से उठे। पतिदेव ने मुझे किचन में देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? महक ने कहा, जो आप लोग कहें। थोड़ी तल्ख आवाज में बोले, हमें क्या पता तुम्हें क्या क्या आता है, तुम बताओ, तुम क्या बना लेती हो? पीछे से बीच वाले देवर आकर बोले, भाभी आज तो पोहे बना लेते हैं, लेकिन ये रोज रोज तो पोहे चलेंगे नहीं। ऐसा कीजिए, नाश्ते और खाने की एक एक लिस्ट बनाइए, हम लोग देख लेंगे, फिर उसी के अनुसार बनाया जाएगा। अब बारी सबसे छोटे देवर ने संभाली। भाभी, चूंकि आप नई नई आई हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मम्मी चाहती थी कि घर में लड़की ऐसी आए जिसका नेचर पानी जैसा हो। जिस बर्तन में डालो उसके मुताबिक अपने आप को ढाल ले। और भैया, मम्मी तो कहती थी बीवी को छेड़ देना, पर भाइयों को नहीं, क्योंकि बीवी तो दूसरी मिल जाएगी, भाई नहीं मिलेंगे। महक जड़ बुद्धि हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बिन माँ के बच्चों को कैसे समझाए कि वो भी बहुत से संस्कार लेकर आई है, उसके भी कुछ अरमान है। वह समझ गई सास बिन ससुराल क्या होती है। घर तो घर, आस पड़ोस, रिश्तेदार सभी सास बनकर उसके पीछे पड़े हुए थे। माँ पापा की नसीहतें, उसके स्वयं के अरमान सब उसे मुँह चिढ़ा रहे थे। अब तो उसे नए सिरे से अपना सफ़र शुरू करना पड़ेगा। आने वाली परिस्थितियों से जूझना होगा। ससुराल की रोटी इतनी आसानी से नसीब नहीं होती। उसे अपनी चाची की बात याद हो आई। दोस्तों, यदि मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।